जो कुछ सवाल हमने सर आपसे डिस्कस किए थे नहीं, आपसे क्या पूछना, आप क्या कवर कर देंगे और क्या छोड़ देंगे ये मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने कहा मैं अपनी पूरी तैयारी करके आऊँ, एग्जाम देने जा रहा हूँ और टीचर सामने बैठा है। तो सर जो हमारी बात हुई थी, अभी आपने कहा जैनिज्म में अहिंसा परमो धर्म, हम किसी जानवर किसी आदमी को चोट ना लगे उसके बारे में तो बहुत बात करते हैं, बट आपसे जब डिस्कशन होता है हम मानसिक हिंसा के बारे में बात नहीं करते। जो दिमाग के अंदर हमारी हिंसा, हम किसी को हिंसा पहुंचाते हैं और कोई हमें हिंसा पहुंचा रहा है, हम उसके बारे में कोई बात नहीं करते। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि जो गहरे कंसेप्ट्स हैं उनको समाज के लोग आसान करके समझते हैं। अहिंसा एक बहुत गहरा विचार है। महात्मा गांधी ने भी खुल के ये बात कही कि मैंने अहिंसा का विचार जैन दर्शन से लिया, महावीर जी से लिया। अहिंसा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी जानवर को नहीं मार रहे, आप नॉनवेज नहीं खा रहे, वो तो बहुत छोटी सी बात है, अहिंसा के समूह का छोटा सा हिस्सा है। अहिंसा की बात जब गहराई में होती है तो 3 तरह की बात होती है, एक मानसिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा और कायिक अहिंसा। कायिक अहिंसा का मतलब है कि मैं अपने शरीर से, अपने हाथ से, पैर से किसी को चोट ना पहुंचाऊं, जो कि हम सब समझते हैं। वाचिक हिंसा का मतलब होता है, या वाचिक अहिंसा का मतलब होता है कि मैं अपनी वाणी से किसी को परेशान ना करूं। तो यदि मैं किसी को गाली दे रहा हूं तो वाचिक हिंसा है, सीधी सी बात है। दोस्तों के बीच में आपस में गालियां दे रहे हैं वो ठीक है, वो तो मनोरंजन की बात हो गई, लेकिन आप किसी को परेशान करने के लिए गाली दे रहे हैं, या किसी व्यक्ति का एक पैर ठीक नहीं है, आपने उसको लंगड़ा कहा, एक तो वो बेचारा पहले परेशान है, आपने उसको लंगड़ा कह के उसका पूरा दिन खराब कर दिया, उसको इतना बेचैन कर दिया, ये वाचिक हिंसा है। इससे तो अच्छा होता कि आप एक थप्पड़ मार लेते हो उसको, तो पूरा दिन तो खराब नहीं होता। पूरा दिन खराब किया, उसको एंग्जाइटी में डाल दिया, ये वाचिक हिंसा है। और उससे अगले स्तर की है मानसिक हिंसा। अगर आप अपने मन में किसी को दबाव डालते हैं या सोचते हैं कि मैं इसके साथ ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, मसलन आपका बच्चा चाहता है कि मैं एक्स विषय पढ़ूं, और आपने कहीं से सीखा हुआ कि ना, इंजीनियर तो बना के मानूंगा तुझे मैं। आपने पहले मानसिक हिंसा की कि तुझे मेरे हिसाब से जीना है, ना कि अपने हिसाब से जीना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये मानसिक हिंसा। मैं जानता हूं इस बात से आप में से कईयों को दिक्कत हो रही होगी, पर मैं तो सच ही बोलूंगा। अगर आपने मन में ठान लिया है कि कोई मेरे हिसाब से ही जिएगा, ये मानसिक हिंसा है। अगर आपने वाणी में ये बात कहनी शुरू कर दी है और नहीं मानता तो डांट रहे हैं उसको, ये वाचिक हिंसा है। जब इन सब से काम नहीं चलता फिर मार पिटाई शुरू होती है, उसके बाद वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन उसके पहले कितने स्तरों की हिंसाएं तो हो चुकी हैं। इसलिए कायदे का इंसान मेरी नज़र में वो है जो बहुत डेमोक्रेटिक हो, अपनी इच्छाएं न थोपता हो, दूसरों की इच्छाओं का सम्मान करे, तो आप कायदे में अहिंसक हैं। वरना आप 2 स्तरों पे हिंसक हैं, केवल बाहरी स्तर पे अहिंसा करके खुशफहमी के शिकार हैं। सर ये जो बात है कि हम अपने बच्चों की जो भी वो करना चाहते हैं, बट आज जो माँ बाप होते हैं वो संघर्षों से निकल के आए होते हैं, और जैन कम्युनिटी में स्पेशली जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने आज अपना बिजनेस बनाया, वो उन्होंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है। मेरे हिसाब से बस वो अपने बच्चे को शायद गरीब नहीं देखना चाहते, वो एक चाहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल बन जाए, उसका नाम हो जाए समाज में, इसलिए उसको एक तरफ पुश भी करते हैं। तो क्या वो उसको हिंसा ना करते हुए उस तरफ कैसे पुश किया जाए? देखिए, जैन समाज में ये चिंता कि बच्चे गरीब ना हो जाएं, ये तो लाजमी चिंता है नहीं। जितना मैं समझता हूँ आपके समाज को, क्योंकि पूरे देश में कुल मिला के 44 से 46 लाख आबादी है। 44 लाख 2011 में थी, मैं अनुमान कर रहा हूँ कि 24 में वो 47 लाख के आसपास मैक्सिमम होगी, क्योंकि जैन समाज की ग्रोथ रेट भी सबसे कम है, 5% के आसपास डेकेडल ग्रोथ रेट है। तो 15 साल में 7% मान लीजिए, इससे हमारे 3 लाख और बढ़ गए होंगे, 47 लाख के आसपास होंगे लगभग। इतनी ही आबादी है, और ये भारत की नहीं, दुनिया भर की बता रहा हूँ मैं, भारत तो है ही। और इतनी आबादी के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं कि 10-20 करोड़ लोग भी पल जाएंगे आराम से, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे गरीब ना हो, तो आप ऐसा तनाव मत लीजिए। मैं ये बात मैं और ये बात मैं 2 वजहों से कह रहा हूँ। मैंने आज तक जैन और सिख समाज में गरीब लोग नहीं देखे।
मतलब ये देखा है कि कुछ लोग मध्य वर्ग में हैं, निम्न मध्य वर्ग में हैं, लेकिन कोई भीख मांगता हुआ जैन दिखेगा या सिख दिखेगा ऐसा दुनिया में नहीं दिखता है। और ये बड़ी बात है। यहूदियों के साथ भी ऐसी बात है, नहीं दिखते हैं तो ये बात है उनके बारे में। दूसरी बात और भी अच्छी है, बाकी समाजों में ये हो सकता है कि बाप ने खूब पैसा कमाया, माँ ने खूब पैसा कमाया और बाद में बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। आपके समाज में ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैन समाज में उद्यम का मामला है और उद्यमियों को अच्छे से पता होता है कि पैसे की सेफ्टी कैसे करनी है। तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स और वो सब करके रखते हैं कि बच्चा कितना भी नालायक हो, सड़क पे आना ही पड़े तो वो आएगा, हम तो नहीं आएंगे। अगर कभी हमारे परिवारों में ऐसा हो सकता है कि भाई माँ बाप ने नौकरी की, हम तो नौकरी वाले परिवारों से हैं, हमारे पूरे खानदान में मैं लगभग अकेला हूं जो उद्यमी है, बाकी सब नौकरी करने वाले लोग हैं। मैंने भी शुरू में नौकरी की थी। तो क्या होता है कि जिंदगी भर कमाते हैं, फिर एक घर बनता है, फिर बच्चा कहता है कि पेंशन के पैसे मुझे अपना उद्यम करना है या कुछ करना है। पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं कि बच्चा ही तो है, उसको पैसे दे देते हैं। फिर 2 4 5 साल बाद नीयत बदल सकती है बच्चों की, फिर एक दिन घर से बाहर फिकवा देंगे पेरेंट्स को, ऐसा हो सकता है, जैसे हमने कुछ घटनाएं देखी। अब ये पेरेंट्स मूर्ख पेरेंट्स हैं, इन्होंने जिंदगी भर मेहनत करके घर बनाया, बच्चे को दे दिया, पेंशन के पैसे बच्चे को दे दिए, जो सेविंग्स थी बच्चे को दे दी। हर बच्चा उतना लायक थोड़ा ना, इतना संवेदनशील थोड़ा ना है। समझदार पेरेंट्स ऐसी भूल कभी नहीं करते हैं, और मुझे अच्छे से पता है कि आपके नहीं होता होगा। लेकिन तीसरी बात जो आपका सवाल था वो ये कि हम चाहते कि हमारे बच्चे अच्छा करें, नाम कमाएं, तो कैसे पुश करें उनको। पुश करना कोई बुरी बात नहीं है। 18 साल तक के बच्चे को तो पुश करना लीगली भी ठीक है, और मॉरली तो जिंदगी भर आपका बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, सीधी सी बात है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इम्पोज करने के बजाय अगर आप समझाएंगे तो वो आपका सम्मान भी करेगा, बुढ़ापे में साथ भी देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी इच्छाओं का सम्मान किया गया था, तो वो आपकी इच्छाओं का सम्मान करेगा। आजकल कई देशों में क्या होता है, पनिशमेंट्स नहीं है। जैसे हमारे देश में तो मार पिटाई हो जाती है, स्कूलों में अब कम हो गई है। हमारी पीढ़ी आखिर ये जो खूब पिटी स्कूल में, आप भी शायद पिटाई होंगे ना। हाँ, अब आपके बच्चे नहीं पिट रहे होंगे, क्योंकि आजकल दिल्ली में और बड़े शहरों में ये कंसेप्ट आ गया है कि स्कूलों में पिटाई नहीं करनी है। हाँ, माँ बाप भी नहीं चाहते कि बच्चे पिटे, और वैसे भी स्कूलों में भी ये विचार आजकल प्रबल है। अच्छा, टीचर से आप पूछे, टीचर्स बोलते हैं कि बच्चे बिना पिटे मानते ही नहीं है। सच बात क्या है, बच्चों को पनिशमेंट देना जरूरी है, लेकिन पनिशमेंट के 1000 तरीके हैं। मैं पिछले साल अमेरिका में 2 यूनिवर्सिटीज़ में मुझे बुलाया गया था बोलने के लिए, मिशिगन और येल में। तो वहाँ गया, तो वहाँ के कुछ पेरेंट्स से मिलना हुआ। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा, जैसे हमारा बच्चा बहुत छांटा हो तो हम एका तो लगा देते हैं कभी कभी उसको, आप कैसे हैंडल करते हैं? बच्चे तो वहाँ भी ऐसे ही होते हैं। उन्होंने क्या किया है कि सॉफ्ट पनिशमेंट्स निकाल ली हैं। जैसे कोई बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा, उसको लिखने से बड़ी दिक्कत है, तो पनिशमेंट ये है कि वो 10 पेज लिखेगा, कोई मार पिटाई नहीं होगी, 10 पेज लिखने हैं उसको। कोई बच्चा बहुत बातूनी है, बहुत बात कर रहा, नहीं मान रहा, उसकी पनिशमेंट क्या है? अगले 4 घंटे तक वो अकेला बैठेगा, किसी से बात नहीं करेगा। उसके लिए वही इतनी बड़ी पनिशमेंट हो जाती है कि 4 घंटे चुप बैठना है। तो उसके बाद फिर वो कंट्रोल में आता है। 10 पेज लिखने हैं तो कंट्रोल में आता है, और उस पनिशमेंट से क्या हुआ? फायदा हो गया, लिखना भी सीख गया। तो जो मैं कह रहा हूं, बच्चों को पुश करना ठीक है, मोटिवेट करना ठीक है, परसुएट करना ठीक है, समझाना ठीक है। कोई बच्चा कहे कि मैं तो पापा राइटर बनना चाहता हूँ, सीए नहीं बनना चाहता, समझाइए उसको। और बच्चे बड़े समझदार होते हैं, उनको बस दोनों पक्ष समझाने होते हैं। आप 4 अच्छे सीए से मिलवा दीजिए, 4 अच्छे राइटर से मिलवा दीजिए, और जब उनसे मिलकर सारी बातें समझेंगे तो उनको खुद समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या सही बात। और मैंने देखा है कि 90% से ऊपर मामलों में ठीक परसुएशन मिल जाए, ठीक से समझा दिया जाए, तो बच्चे समझ जाते हैं, और फिर वो उनको सेंस ऑफ ऑनरशिप होती है कि ये फैसला मैंने पूरे होशो हवास में खुद लिया था, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, फेल भी हुआ तो जिम्मेदारी मेरी है, न कि मेरे माँ बाप की है। ये सेंस ऑफ ओनरशिप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सर, सेंस ऑफ ओनरशिप जो आज बात करते हैं, आज के पेरेंट्स, हमारी जनरेशन तो ऐसे रही है कि ऊपर भी पिटी है और अब नीचे भी पिट रही है। तो लेकिन जो आज के पेरेंट्स हैं, पहले का तरीका था कि बच्चे को हमेशा कड़ाई में रखो, बट आज के पेरेंट्स का ये हो गया कि
जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। और बच्चों को सब कुछ मिलता है जो उनके विकास के लिए ज़रूरी है, बट इतना कुछ मिल जाता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो एक उस पर उनको उस चीज़ का नहीं मिलता कि मेरे को ये सब कुछ मिल रहा है, और वो फोकस कैसे बच्चों के लिए। क्योंकि एक कवि है जिसने, मैं उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पे बोलना चाहूंगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। तो बच्चों को कि सब कुछ मिल रहा है तो कैसे एक डायरेक्शन के लिए आगे जाए। मतलब 3 बातें इसमें हैं। पहली बात यह कि आपने स्ट्रगल किया, हमने स्ट्रगल किया, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को स्ट्रगल ना करना पड़े। बहुत जेन्युइन सी फीलिंग है ये, केवल मनुष्यों में नहीं हर प्राणी में फीलिंग है कि उनके बच्चों को संघर्ष ना करना पड़े। तो हम भी ऐसा चाहते हैं, हर कोई चाहता है। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा थॉट पैटर्न है, रियलिटी उसके ठीक विपरीत है। जैसे आप हैं, मैं हूं और बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अचीवमेंट्स हासिल की। जब अपने बच्चों को सुविधाएं देते हैं, उनका लॉजिक क्या होता है कि बेटा हम तो लाइट भी नहीं आती थी, टेबल लैंप जलाते थे। टेबल क्या, वो जो डिबरी वाला होता था, ऑयल वाला जो लैंप होता था, लालटेन जलाते थे, उससे पढ़ते थे। तुम्हें तो एसी, पंखा, कूलर सब कुछ मिला हुआ है, इतने बढ़िया लाइट्स मिली हुई हैं, लाइट भी नहीं जाती है, जनरेटर भी लगा हुआ है। बेटा एक तो हमारे पुरानी पीढ़ी में सब पेरेंट्स का स्कूल नदी के उस पार ही था। हमारा स्कूल तो नदी के उस पार था। मैं परेशान हूं कि सारे स्कूल नदी के उस पार थे, तो लोग इस पार क्यों रहते थे? उसी पार रह रहे थे। पर पर सभी के पिताजी नदी के उस पार पढ़ते थे, और नदी पे पुल भी नहीं होता था। नदी पैदल पार करते थे, 10 मील दूर चल के जाते थे, फिर स्कूल में स्ट्रगल होती थी। ये हम सब ने सुना है। लेकिन उनके बच्चों को सुविधाएं बेहतर मिली, हमारे बच्चों को और मिल रही हैं। लेकिन जो सही लॉजिक है वो क्या है? कोई व्यक्ति इतना महान इसलिए बना, इतना अच्छा इसलिए बना कि उसने स्ट्रगल की थी। क्योंकि स्ट्रगल करने से उसके अंदर जो स्मार्टनेस आती है, उसके बिना आ ही नहीं सकता। थॉमस एडिसन को स्कूल के लोगों ने कहा कि ये पागल बच्चा है, हम नहीं झेल पाएंगे इसको, स्कूल से निकाल दिया उसको। उसकी माँ बड़ी समझदार थी, तो बच्चे को माँ लेके आई घर। बच्चे ने पूछा, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से? तो बोली, हाँ बेटा, क्यों? तो उसने कहा, प्रिंसिपल कह रहे थे कि बाकी बच्चे तुम्हारे साथ चल नहीं पाएंगे। बात तो सही बोली, पर दूसरे तरीके से बोली। घर में पढ़ाया, 12 साल की उम्र में उसको सेल्समैन बना दिया। 14 साल की उम्र में वो टेलीकॉम ऑपरेटर बना पहली बार। जिज्ञासा पैदा हुई, रिसर्च करने लगा। करते करते उसने 20-25 की उम्र में, जिसको हम फोनोग्राफ कहते हैं, उसका आविष्कार किया। और वो आदमी जिसको स्कूल ने पागल कह के, मेंटली रिटार्डेड कह के निकाला था, 1078 पेटेंट उसके नाम पे हैं। ये वो बच्चा था, क्योंकि उसको स्ट्रगल मिली। जिसको स्ट्रगल नहीं मिलेगी, कोई खास तीर नहीं मार पाएगा। सही बात है। इसलिए अगर आप चाहेंगे आपके बच्चों को सारी सुविधाएं मिले, तो एवरेज लोग बनेंगे, बहुत खतरनाक किस्म के लोग बनेंगे, इस पर के चांसेस कम है। तो तरीका ये है कि सुविधाएं दें, थोड़ा सा लिमिट करें, और कोशिश करें कि किसी एक मामले में फायर उनके अंदर पैदा हो। किसी एक मामले में उनको 10 ऑप्शन दीजिए कि भाई तुम्हें खेलना है तो 4 दिन ये खेल खेल के देखो, क्रिकेट खेल के देखो, फुटबॉल खेल के देखो। जिस खेल में उनका एप्टीट्यूड ठीक से काम करे, उनका मन भी लग जाए, उसमें आगे बढ़ाइए। जिस दिन आपके बच्चे को कोई फील्ड मिलेगी जहां उसका मन कर जाएगा, फिर ये चीज बीच में नहीं आएगी कि सुविधाएं हैं तो बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे, फिर बढ़ेंगे। उनको इंटरेस्ट वैसा डेवलप होना चाहिए। तो आपके और मेरे लिए सलाह ये है, क्योंकि हमारे बच्चे उस स्थिति में हैं कि संघर्ष वैसे तो नहीं मिलेगा उनको, तो थोड़े और संघर्ष, थोड़ा हॉस्टल लाइफ जब मिलेगी, बाहर जाएंगे, 50 लोगों से मिलना जुलना होगा, वो होगा। एक ऐसी फील्ड चुनवा दीजिए जो उनके इंटरेस्ट की हो, और उसमें उनका मन करे कि मैं कमाल कर दूं, तो फिर आप पाएंगे वो सारे सिम्टम्स दिखेंगे जो हमें अभी नहीं दिख रहे। एक इसमें आखिरी छोटी सी बात मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, मेरा एक बेटा है, एक बिटिया है, जो मतलब हमारे भाई साहब की बेटी है, हमारे साथ रहती है। दोनों बच्चे 17 साल के भी हैं, 18 के होने वाले हैं। एकदम सामान्य बच्चे हैं,
पढ़ने में भी सामान्य हैं, हर चीज में सामान्य हैं। ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, साधारणता को एंजॉय करना है। हर बच्चा महान नहीं बन सकता। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब तक स्पार्क ना हो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और स्पार्क हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग टाइम पे आता है। विवेकानंद जब तक रामकृष्ण परमहंस से नहीं मिले थे वो स्पार्क नहीं आया था, वहां जाके स्पार्क आया, तब वो महान बने। महावीर स्वामी 30 की उम्र में घर से निकले और उसके बाद 12 साल तपस्या की उन्होंने। भगवान बुद्ध 28 की उम्र में घर से निकले। आप पाएंगे जितने महान लोग हैं लगभग 28 से 35 के बीच की एज में वो महानता के पहले बिंदु पर पहुंचते हैं। और हम 13 साल में 14 साल में उम्मीद करें कि बच्चा कमाल कर दे। उस स्पार्क का वेट कीजिए, चिंगारी कभी तो लगेगी। वो चिंगारी जब लगेगी कमाल हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, चिंगारी का इंतजार कीजिए, चिंगारी का माहौल बनाइए, घास फूस इकट्ठा करते रहिए ताकि चिंगारी आए तो आग लग जाए। बस हमारा उतना ही काम है। आपने थॉमस एडिसन का कहा कि वो सेल्समैन बना, सेल्समैन तो आप भी बने थे, आपने कैलकुलेटर बेचे। तो जब जिंदगी का आपका वो पड़ाव आया, जब आप डाउन एंड डस्टेड थे, तो वहां से कैसे उठे? मैं 16.5 की उम्र में DU में पढ़ने आया था और घर में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई कि मुझे 17.25 साल की उम्र से नौकरी करनी शुरू करनी पड़ी। जैन समाज में शायद सामान्य बात है, 15-16 साल में बच्चा गले पे बैठ ही जाता है आपके समाज में। मैंने सुना है कि ऐसी ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग का बड़ा अच्छा तरीका है। क्योंकि जब मैंने पहली बार एक जैन को ये बात बताई, बोला हमारे तो होता ही है, इसमें क्या खास बात है। तो मैंने कहा हमारे नहीं होता भाई, हमारे लिए तो ये अलग बात थी। तो मैंने करीब 17 साल की उम्र में सेल्समैन की नौकरी की, कैलकुलेटर्स बेचता था उन दिनों। अच्छा टाइम था, खूब दुत्कारा जाता था। आप किसी को बेचने जा रहे हैं, वो खरीदने के मूड में नहीं है, आपका टारगेट है नौकरी बचाने के लिए, आप पूरी ताकत लगाएंगे, खरीद ही लो भाई। वो नहीं खरीद रहा है, खराब से बोल भी देगा, गालियां भी सुनेंगे ही आप, पर उसके बिना मजा भी तो नहीं जिंदगी में, थोड़ा वो झेलना जरूरी है। तो मैं बहुत खुश इस बात से, मेरे पेरेंट्स दुखी रहे लंबे समय तक कि जो तुम्हारा करियर बनने का समय था हमने तुम्हें उस समय स्ट्रगल में डाल दिया। अब तो मेरी माँ नहीं है, 6 साल पहले उनका देहांत हो गया। पर मैंने उनसे हमेशा ये बात कही कि आपको अंदाजा नहीं है कि आपने क्या किया मेरे लिए। अगर आप भी मुझे सारी सुविधाएं देते तो मैं भी एक सामान्य जीवन जी रहा होता। स्ट्रगल्स दी तो उससे चीजें बहुत बेहतर हो गई। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं अपने पेरेंट्स का कि स्ट्रगल्स दी उन्होंने। हो सके तो थोड़ा ही बहुत हम भी दें स्ट्रगल्स, और उससे अच्छा रहता है। आपने माँ का अपना नाम लिया। मेरा एक क्वेश्चन अब नेक्स्ट इमोशंस को लेके है, और स्वतः यहाँ पे बहुत जेंट्स बैठे हैं उनके लेके है। लेडीज फिर भी अपना इमोशंस कहीं ना कहीं निकाल देती है, बट हम जेंट्स एक उम्र के आने के बाद अपना इमोशंस दिखा नहीं पाते। हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि अपने इमोशंस कुछ भी हो आपको छुपा के चलने हैं लाइफ में। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहें? लगभग पूरी दुनिया में ऐसा है, कुछ समाजों को छोड़कर। कुछ समाज ऐसे हैं जहां पुरुष खूब रोते हैं, उनका रोना अच्छी बात मानी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं रो रही हैं, पुरुष भी रो रहे हैं साथ साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। आपको हंसी आ रही है क्योंकि आप इस समाज से हैं, उनको हंसी भी नहीं आती इस बात पे क्योंकि उनके समाज में नॉर्मल बात है। कुछ ट्राइबल सोसाइटीज हैं ऐसी, जो सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटीज है, जैसे हम सभ्य समाज हैं। ये सभ्य समाज दरअसल मूर्ख समाज है। ये अपनी बेसिक टेंडेंसी से बहुत दूर निकल गए हैं और बोलते हैं कि हम सभ्य हैं। बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज हमसे बहुत एडवांस हैं कई मामलों में। तो सभ्य समाज में अगर बहुत पीछे जाएं तो जब सभ्यता शुरू हो रही थी, खतरे बहुत ज्यादा थे आसपास। अब जब खतरे बहुत ज्यादा हों, लोग शिकार करते थे। बहुत कम समाजों के पास ये सुविधा थी कि वो कंद मूल खा के जिंदा रह सकें। भारत एक ऐसा अच्छा उदाहरण है। अच्छा, जैन समाज आप देखेंगे, जैन समाज मुख्य रूप से भारत में ही है, पश्चिमी देशों में नहीं है, क्योंकि उतनी सर्दी में आप केवल शाकाहार और दिगंबर परंपरा के साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए जैन समाज आपको वहां नहीं दिखता है। रेतीले देशों में, मिडिल ईस्ट में जैन समाज नहीं है क्योंकि वहां शाकाहार से काम नहीं चलता है। तो शाकाहारी
समाज जिसकी जिद है कि हम शुद्ध शाकाहारी, जो आलू तक नहीं खाएंगे, जो अभी कई चीज़ों की बात चल रही थी हमारी कि हम अदरक भी नहीं खाएंगे, हम हल्दी भी, जो हरी हल्दी नहीं खाते हैं, हम शक्कर जो और जिमिक अंदर वो नहीं खाएंगे। हम इस लेवल तक जब शाकाहार को लेकर चलेंगे तो सीधी सी बात है, आप उसी देश में रह पाएंगे जहां सारी ऋतुएं होंगी और अच्छी खेती होगी। वो दुनिया में बहुत कम देशों में होता था। ग्रीनलैंड में जैन समाज नहीं चल सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि वहां संभव नहीं है सब चीजें। तो अधिकांश समाजों में पुरुषों ने शिकार किया जिंदा रहने के लिए। महिलाएं गर्भवती होती थी, उस समय तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी नहीं थे, बार बार गर्भ होता था। 13-14 की उम्र से 35, 36, 38 की उम्र तक लगातार एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा हुआ, क्योंकि 20 होंगे तो 2 बचेंगे, 18 मर जाएंगे। तो महिलाएं लगातार मां बन रही हैं और बच्चे पाल रही हैं। पुरुष की जिम्मेदारी है कि बाहर जाके कुछ लाना है खाने को, शिकार करना है। शिकार करने गए हैं तो शिकार हो जाने का खतरा भी है, सीधी सी बात है। तो उस समय के पुरुषों की जो परवरिश हुई वो ये थी कि उनको बहुत साहसी होना है, लड़ाकू बनना है। और जो बहुत लड़ाकू है वो रोता वो ठीक नहीं लगता है। इसलिए उन समाजों ने एक नियम बनाया कि लड़के रोएंगे नहीं। मन में तो आएगा इमोशन, रोना नहीं, दबा लेना है। और ये होते होते पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसी नॉर्म बन गई कि लड़कों का रोना कमजोरी का लक्षण बन गया। अब तो घरों में क्या है, 2 साल का लड़का भी रोए तो क्या बोलते हैं मम्मी और पापा, तो लड़की है, तो बेटी है। और उसको इसमें 2 बात समझ में आती है, एक तो ये कि गलत है, दूसरा लड़की होना लड़का होने से खराब बात है। क्योंकि कोई लड़का रोए और आप कहें तो लड़की है, इस पे अंडरस्टूड है कि लड़की होना खराब बात है, लड़का होना अच्छी बात है। और धीरे धीरे लड़के सोचते हैं अच्छा मैं खास हूं, मुझे रोना नहीं है, रुलाना है। और फिर वो जिंदगी भर रोता नहीं है। और जितना नहीं, रुलाती महिलाएं भी कम नहीं है वैसे, वो तो मैंने मजाक में कहा, रुलाने वाला काम तो दोनों करते हैं। लेकिन लड़कों की मजबूरी है कि उनको समाज में ठीक दिखने के लिए अपने इमोशंस को बहुत मारना पड़ता है। अब जैसे समाज में इसकी जरूरत नहीं है, अब कौन सा भाला लेके शिकार करने जा रहे हैं, अब तो पुलिस है, सेना है, सब चीजें हैं। अब समय आ गया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इमोशंस हो और रोते हुए पुरुषों का सम्मान किया जाए। अब आपको फिर हंसी आ गई, देखिए इस बात पर। जब तक ये हंसी आती रहेगी मामला ठीक नहीं होगा। जिस दिन पुरुष के रोने पर हंसी आनी बंद हो जाएगी उस दिन मामला ठीक हो जाएगा। इसलिए आपका बेटा रोए, टोंट मत कीजिएगा, बस सिर पे हाथ रखना है, कंधे पे हाथ रखना है, रो ले आपके साथ। और हो सके तो साथ में खुद भी रो लेना है, 2 आंसू निकाल देने हैं। बेशक अकेले में ले जाओ उसको, दोनों बाप बेटा रोए साथ साथ, रो लीजिए। मैं वो गारंटी से कह रहा हूं, जितना हल्का उस दिन महसूस करेंगे उतना कभी नहीं करेंगे। सर आप बहुत बहुत बच्चों की इंस्पिरेशन है, बहुत बच्चे आपसे पढ़ते हैं, बट आपकी इंस्पिरेशन कौन है? कभी सोचा नहीं इस तरह से मैंने। लेकिन हाँ, अगर मैं थोड़ा, मेरे पिताजी मेरी इंस्पिरेशन है, माँ भी हैं, अलग अलग वजहों से। पिताजी बड़े मस्त वाला टाइप के आदमी हैं, इसलिए हैं। माँ बहुत पूरा परिवार कैसे संभाल के रखूं उस नेचर की थी, तो उस वजह से है। बाकी अगर मैं देखूं तो इतिहास में जाऊं तो बहुत सारे फिलोसफर्स, बहुत सारे सोशल थिंकर्स हैं। महावीर जी भी एक हैं, डॉक्टर अंबेडकर जिनके भवन में आज हम बैठे हैं वो भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं। मैं इंस्पिरेशन तुरंत ले लेता हूँ जहाँ से मिलती है। जैसे प्राची नाम की बच्ची ने एक अच्छा काम किया, मैं तभी इंस्पायर हो गया उसी से। मैं तो ढूंढता रहता हूँ, कोई कुछ भी अच्छा करे मैं तुरंत इंस्पायर हो जाता हूँ। तो ऐसे लिस्ट बनाऊंगा तो कई हजार नाम निकलेंगे उसमें। लेकिन मैं बहुत इन्फ्लुएंस किसी एक व्यक्ति से नहीं हूँ, बहुत लोगों से अलग अलग हूँ। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद विल ओपन टू पब्लिक। बचपन का जो विकास आज के डॉक्टर विकास कीर्ति से मिले तो क्या उसको बोलना चाहेगा? मतलब वो मुझे क्या बोलेगा, मैं उसे क्या बोलूंगा? वो आपको क्या बोलेगा? आप तो, वो मुझे बोलेगा यार तुमसे उम्मीद तो नहीं थी इतनी। वो तो ये बोलेगा। और मैं उसको बोलूंगा यार थोड़ा सा बचपन में साइंस पढ़ ली होती तो और अच्छे होते।
थोड़ा सा म्यूजिक पे हाथ साफ कर लेते तो और बेहतर हो जाते। मेरे जो रिग्रेट्स हैं उसमें ये है कि मैंने स्कूल में साइंस ठीक से नहीं पढ़ा, और म्यूजिक मेरे पेरेंट्स ने खूब कोशिश की सिखाने की, पर मैंने सीखा नहीं। तो मुझे लगता है कि वो दो चीजें मैं अब कर रहा हूँ, अब करूँगा। अभी कौन सा समय खत्म हो गया, अभी तो है समय। तो मैं, इंस्पिरेशन की बात हुई, मेरा अभी लेटेस्ट जो नए दोस्त बने उनमें एक दोस्त आमिर खान, जो फिल्म सितारे हैं, बड़े अच्छे दोस्त बन गए मेरे। कुछ दिन पहले हम लोग साथ बैठे थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई। उनकी उम्र 59 साल अभी हुई है, 14 मार्च को उनका जन्मदिन था। मैं उस दिन वहीं उनके घर पे था। वो आदमी आजकल म्यूजिक सीख रहा है। रोज शाम को एक टीचर आती है सिखाने के लिए म्यूजिक, वो म्यूजिक सिखाती है, वो सीखता है। मैंने कहा यार कमाल के आदमी है। मैंने उससे कहा कि मैं भी सीखूंगा अब जाके। तो जो बचपन में नहीं कर पाए अब कर लेंगे, ऐसा क्या है। साइंस में आजकल पढ़ रहा हूँ, म्यूजिक भी सीखेंगे। हम तो सब कुछ करेंगे जब तक जिंदा है, कुछ भी क्यों छोड़े। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब चालू करो तब सवेरा। तो अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे पब्लिक से लेना चाहूँगा। सबसे पहले कैन वी हैव द माइक। नमस्कार साहब, आपकी तारीफ तो जितनी भी की जाए कमी है, क्योंकि आज जिस हिसाब से सेकंड जनरेशन के लोग भी यहाँ आए हैं, बच्चे जो आपसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस से आए हैं, तो वो आपका अट्रैक्शन हम समझ सकते हैं कि कितना मजबूत है इस फैकल्टी में। मेरा एक सोच था जो मैं आपसे थोड़ा क्लैरिटी चाह रहा हूँ। नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस फाउंड किया, सर्टेन प्रिंसिपल और वैल्यू सिस्टम को लेके करा। उसका उन्होंने टेक ओवर किया मिस्टर सिक्का ने, और उन्होंने भी कोशिश करी कि कुछ चलाने की कोशिश करें, बट उन्होंने माइनर चेंजेस किए फॉर सक्सेशन ऑफ द कंपनी। लेकिन वो मिस्टर नारायण मूर्ति को ठीक नहीं लगे कि बोले जो मैंने वैल्यू सिस्टम एक बना दिया है इस कंपनी के लिए, उस वैल्यू सिस्टम पे ये काम नहीं हो रहा है, और ही वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन। तो उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, सब लोगों की डिफरेंट ओपिनियन थी। आपकी इसमें क्या ओपिनियन है कि वेदर मिस्टर नारायण मूर्ति वॉज राइट और मिस्टर सिक्का वॉज राइट? मतलब प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत डिटेल में पता नहीं है कि वहाँ क्या हुआ, इसलिए मैं स्पेसिफिक कमेंट तो नहीं कर पाऊँगा। अगर वो वैल्यू सिस्टम मुझे पता हो और डेविएशन क्या हुआ तो मैं बता पाऊँगा। पर मुझे ये ज़रूर लगता है कि अगर कोई कंपनी किसी बेसिक वैल्यू सिस्टम पे बनी है और उसका प्रमोटर अभी भी उसका मेजर शेयर होल्डर अगर है, तो उसकी अप्रोच को तो मानना लाजमी बात है। और मेरा अपना मानना ये है, जैसे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वैसे कंपनी का भी होता है, जिसको हम ब्रांड कहते हैं। और अगर कोई कंपनी अपने ब्रांड इमेज से, अपने वैल्यू सिस्टम से दूर जाएगी, तो नज़दीक में दिखे ना दिखे दूर जाके नुकसान उसका होगा ज़रूर। तो यही चीज़ तो रोज़ फैमिली में होती है साहब। पेरेंट ने एक वैल्यू सिस्टम बना दिया, बेटा उस वैल्यू सिस्टम को नहीं करना चाह रहा, वो अपना डिविएट कर रहा है। तो यही तो जो आपने पेरेंटिंग बताया, उसमें यही तो आज इशू हो रहा है कि भाई मैंने एक एथिक्स बना दिए, एक मॉरल वैल्यूज़ बना दी, बट वो आज की जनरेशन के हिसाब से उनको लगता है कि नहीं, चेंज आना चाहिए। तो वहाँ पेरेंटिंग में कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? इसमें ये बात अलग हो गई, ये ठीक वो बात नहीं। फादर ने वैल्यू सिस्टम बनाया, मतलब पहली बात तो फादर मदर ने मिलके बनाया तो ज़्यादा अच्छा है। केवल फादर बनाई अच्छी बात नहीं है, दोनों मिलके बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं इसमें सारी अच्छी बातें नहीं बोलूँगा, जैन समाज की अच्छी बातें मैंने खूब बोली, मैं कुछ बुरी बातें बताऊंगा आपको। एक चीज़ मैं वो जो बोलना चाहेंगे उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, जो बेसिकली हमारे यहाँ का जो कहना चाहेंगे जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप, जनरेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप। मैं उस पर आने से पहले एक बात आपको बताता हूँ। जैन समाज के जो स्टेटिस्टिक्स आप पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत कम संख्या, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा, उद्यमशील व्यक्तियों की आबादी सबसे ज़्यादा है। पर कैपिटा इनकम में जैन समाज भारत का सबसे अग्रणी समाज है। पढ़े लिखे लोगों में 94% से ऊपर जैन लोग हैं, जो भारत के किसी भी धर्म से ज़्यादा है। ये बात भी सही है। दो और फैक्ट्स हैं। एक पॉपुलेशन होती है कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन में पुरुषों में जैन समाज भारत के किसी भी धर्म से आगे है, और महिलाओं की वर्किंग पॉपुलेशन में परसेंटेज में जैन समाज भारत में सबसे पीछे है। इधर भी टॉप पे है, उधर भी टॉप पे है। और हमें अपने समाज को समझने के लिए केवल तारीफ नहीं सुननी है, ये भी देखना है कि हम कहाँ पीछे हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ,
परिवार का वैल्यू सिस्टम पहली बात तो केवल पुरुष क्यों बनाए, पुरुष महिला मिलकर बनाए, अपने बच्चों को समझाएं सिखाएं। जो डाउट है, एक शब्द वैल्यू है, एक नॉर्म है। डाउट वैल्यूज पे नहीं आता है, डाउट नॉर्म्स पे आता है। आपने कहा कि बेटा अहिंसा एक मूल्य है, बच्चे ने कहा ठीक है पापा अहिंसा एक मूल्य है, लेकिन उस अहिंसा को फॉलो करने के लिए आपने जो तरीके बनाए वो नॉर्म है, वो वैल्यू नहीं है, वो नॉर्म है। जैसे आप कह सकते हैं कि हम सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे क्योंकि कोई कीड़ा आ सकता है, मुंह में जा सकता है, जो प्राचीन काल में होता था। लेकिन एक पीढ़ी कभी आके बोलेगी अपने पेरेंट्स से कि पापा उस समय लाइट नहीं थी, अब तो लाइट है, ट्यूबलाइट जला के हम देख सकते हैं कि कोई कीड़ा नहीं आया। तो जिस समय ये नियम बना और आज के समय में, क्या अहिंसा के मूल्य पर रहते हुए भी हम थोड़ा सा लेट नहीं खा सकते हैं? मूल्य तो वही है, नॉर्म चेंज हुई। फिर मान लीजिए कल को जो समस्या आएगी हमारे परिवारों में, मैं शाकाहारी व्यक्ति हूं, मेरे परिवार में सब लोग शाकाहारी नहीं है क्योंकि अपनी अपनी चॉइसेस हैं। मैं शाकाहारी हूं और मरते दम तक शाकाहारी रहूंगा क्योंकि मेरी चॉइस वही है। कल को मान लीजिए कि शाकाहारी परिवारों में कोई बच्चा ये कह दे कि पापा मैं तो अमेरिका में रहता हूं, मेरे सब दोस्त नॉनवेज खाते हैं, मैं नॉनवेज तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं अपने परिवार के मूल्यों का सम्मान करता हूं। पर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आजकल आपको शायद पता भी होगा, वेज चिकन आ गया है। वेज चिकन, उसमें कुछ नॉन वेज नहीं है, वेजिटेरियन चीजों को मिला के चिकन जैसा बना दिया है, टेस्ट भी चिकन जैसा है। अब कल को हमारे परिवारों में जब कोई बच्चा ये कहेगा कि मैं वो खाना चाहता हूं, तो फिर सवाल उठेगा कि ये वैल्यू की लड़ाई है या नॉर्म की लड़ाई है। मेरा मानना यह है कि हर पीढ़ी को यह समझना पड़ेगा कि अगली पीढ़ी के समय चीजें बदल जाती हैं। हम उन्हीं से ये उम्मीद ना करें कि वो हमें फॉलो करें, थोड़ा हम भी समझें उनके हिसाब से कि दुनिया कितनी आगे बढ़ी है, तो संवाद होगा, अच्छा रहेगा। जय जिनेंद्र, डॉक्टर विकास। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग ऑफ दिस। मैं पहले किताबें बहुत पढ़ता था और रेगुलर पढ़ता था, लेकिन लास्ट 5-7 साल 8 साल से ऐसा हो गया, भाई किताबें पढ़ते हैं, कुछ मैसेज आ जाता है, उसको रख देते हैं। तो बुक्स को वापस बेटर वे में पढ़ने का कोई तरीका आप बताओ, क्योंकि आप इतना पढ़ते हो, इतना सब कुछ करते हो। कि मेरे पास किंडल भी है, लैपटॉप में भी किंडल है, सब जगह है, लेकिन वो नहीं कर सकता। फिजिकल बुक से कैसे पढ़ें प्रॉपरली? एक तो मैं पढ़ता कम हूँ, मैं दिखावा ज़्यादा करता हूँ। मैं बहुत पढ़ता हूँ, मेरे बारे में परसेप्शन है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ। मैं उतना भी नहीं पढ़ता हूँ, शौक है मुझे पढ़ने का। लेकिन देखिए, किताब पढ़ने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीके, जैसे मैं किताबें खरीदता बहुत ज़्यादा हूँ। अब मैं आजकल कॉन्शियसनेस को रिसर्च कर रहा हूँ, जो चेतना है, जिसको जैन दर्शन जीव कहता है, उसे कोई आत्मा कहता है। बौद्ध लोग मानते हैं कि आत्मा होती नहीं है, चेतना प्रवाह है। चारवाक कहते हैं कि ना चेतना प्रवाह है, ना आत्मा है, ना जीव है। हर दर्शन अलग बात कहता है, हर धर्म अलग बात कहता है। उन सबको मैंने पढ़ा है। अब मैं आजकल स्टडी कर रहा हूं कि साइंस क्या कहता है। और दुनिया के इतिहास में केवल 30-40 साल हुए हैं जब हमने ब्रेन पे रिसर्च करनी शुरू कर दी है। EEG जब पहली बार आया, उसके बाद से हम ब्रेन को स्टडी कर पा रहे हैं और हमें पता है कि ब्रेन में चीजें कैसे काम करती हैं। तो एक विचार आज के लिए आ रहा है कि शायद आत्मा नाम की चीज है ही नहीं, केवल ब्रेन में न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज है। कुछ लोग नहीं मानते, कहते हैं कि आत्मा होती है। इस स्टडी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। इस पर बहुत रिसर्च चल रही है और मैंने पिछले महीने में कम से कम 5 बड़ी महत्वपूर्ण किताबें मंगवाई हैं, कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से, कोई कहीं से, कि उनको पढ़ूंगा। सामने रखी हुई हैं और मैं रोज 2-4 पेज पढ़ भी लेता हूँ उसमें, सिर्फ इसलिए कि वो कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक से पढ़ने का एक ही तरीका है, क्योंकि जैसे आप व्यस्त रहते हैं, मैं भी व्यस्त रहता हूँ, मेरा फ़ोन भी बजता है, ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं। मैं अध्यापक हूँ, साथ में मैं उद्यमी भी हूँ और हमारी कंपनी में करीब 2,500 लोग काम करते हैं। काफ़ी ह्यूज चीज़ें हैं, तो मुझे उसमें बिजी रहना पड़ता है, वो भी करना होता है। अब पढ़ाई करते हुए फ़ोन तो आता है, व्हाट्सएप भी आ जाता है, ज़रूरी काम भी आता है। तो 2 तरीके हैं। अगर किताब पढ़नी ही है तो 1-2 घंटे के लिए फ़ोन को साइड में रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। मैं तो ऐसा करता हूँ, अक्सर करता हूँ कि फ़ोन को साइलेंट किया, एयरप्लेन मोड पे किया, कमरे के बाहर रखा और 2 घंटे पढ़ा। सबको बोल दिया कि 2 घंटे डिस्टर्ब मत करना, बहुत इमरजेंसी हो तो ही बताना। मेरे घर के लोग सम्मान करते हैं इस बात का। दूसरा तरीका आसान बताता हूँ आपको।
अब मैंने जैसे पेरेंटिंग पे बात इन्होंने बोला, मुझे कोई ऐसी एक्सपर्टीज तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं देखूं कि क्या क्या दुनिया में इस पर पढ़ाई हुई है। तो मैंने कुछ किताबें मंगवा ली पेरेंटिंग पे, मोटी मोटी। अब वो भी रखी है सामने, मतलब मेरी टेबल पर लगभग 300-400 किताबें रखी हुई हैं इस समय जो मुझे पढ़नी है, और अलमारी में 2000 अलग से हैं जो अभी नहीं पढ़नी है, बाद में कभी पढ़नी होंगी, रखी बहुत सारी। और मैं खरीदता तुरंत हूं, मुझे कोई किताब मिलती है मैं तुरंत खरीदता हूँ या मंगवा लेता हूँ उसको, ताकि मुझ पर दबाव रहे कि ये भी पढ़नी है। अब मैंने तरीका क्या निकाला, मैं चैट जीपीटी पे गया। अब चैट जीपीटी के ज़माने में सारी मेहनत मैं ही करूँगा तो फिर मैं स्मार्ट कैसे हुआ। मैंने उससे पहला सवाल पूछा, मैं चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज़ करता हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है, 4 अब 5 आने वाला है। मैंने उससे कहा भाई पेरेंटिंग के बारे में दुनिया की सबसे अच्छी 10 किताबें बताओ कौन सी हैं। उसने 10 किताबों की लिस्ट दे दी। फिर मुझे क्या करना, मैंने कहा इन 10 के 10 का एसेंस बताओ, क्रक्स बताओ। फिर वो बेचारा मेहनत करता रहा 5-7 मिनट तक। 10 की 10 किताब को मैंने लिख भी दिया कि 1000 से 2000 शब्दों में हर किताब का चाहिए। 1 से 2000 शब्दों में हर किताब का क्रक्स उसने बता दिया। मैंने वो क्रक्स पढ़ा, 2-4 बातें काम की लगी, नोट कर ली, हो गया। हाँ, ऐसी कई ऐप्स है। एक इंस्टा रीड्स है, मैं वो भी यूज करता हूँ। तो इंस्टा रीड्स पे यही होता है, दुनिया की सारी अच्छी किताबें उनके समरी मिल जाती है, आप समरी पढ़िए। यूट्यूब पे एक चैनल है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वन बेटर कुछ ऐसा नाम है, हर किताब की समरी है 15 मिनट में। आप स्पॉटिफाई पे जाएंगे, वहाँ ऐसी समरीज मिल जाती हैं। ऑडिबल पे जाइए, वहाँ समरीज मिल जाती हैं। तो आप किताब पढ़ना पुराने ज़माने की बात है, आज तो किताब सुनने की चीज़ है। सैर करने निकल जाइए, एक किताब रास्ते में सुन लीजिए कि जब गए थे और आए हैं, बीच में 4 किताब पढ़ ली उस बीच में। आजकल तो बड़ा आसान है। और जिस किताब को सुन के लगे कि ये धांसू किताब है, वो पढ़िए ध्यान से। तो मैं आजकल बड़ा सेलेक्टिव हूँ, किताबें इतनी ज़्यादा दुनिया में है, कैसे सब पढ़ें। तो मेरा तरीका, अब जैसे जैनिज्म पर मुझे बात करने का मन था बीच में। ओशो जैन समाज से थे, उनका मतलब चंद्रमोहन जैन नाम था उनका। वो आप लोग 13पंथी, 20पंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक कम्युनिटीज़ में हैं। वो दिगंबर जैन में 13पंथी, 20पंथी के अलावा एक और कम्युनिटी है जिसका नाम तरणपंथी है। आप में से कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं पता, उसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। तरणपंथी, उसके आचार्य थे तरण तारण नाम के। उन आचार्य पे उन्होंने अपनी सबसे पहली 2 किताबें लिखी ओशो ने। ओशो की पहली स्पीच 1965 में स्वामी तरण तारण के बारे में है। ओशो के आश्रम में जो नग्नता आप देखते हैं, उसका मूल असर दिगंबर परंपरा से आ रहा है। और जब ओशो दार्शनिक हुए तो जैन समाज में खुशी की लहर छा गई कि एक इतना अच्छा विचारक हमारे समाज से आया है। पर 2 मुद्दों पर झगड़ा हुआ और वो जैन समाज से अलग हो गए। जैन समाज ने उनको अलग कर दिया, उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, मैं ही हो जाता हूं, तो वो अलग हो गए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने जैनिज्म पर 4 इतनी मोटी मोटी बुक्स लिखी हैं। मैंने वो भी मंगवा ली हैं, वो भी रखी है मेरे सामने। तो क्या होता है, जो किताब सुनने में उपलब्ध है सुन लीजिए, जिसकी समरी उपलब्ध है पढ़ लीजिए, जिसको सुन के या समरी पढ़ के लगे कि ये कमाल की चीज़ है, उसे पूरा पढ़िए। इस तरह से आप मतलब एक साल में कम से कम 50-100 नई किताबों को जान पाएंगे। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक किताब पढ़ने का मतलब है आपने किसी और व्यक्ति के 40 साल की ज़िंदगी को जी लिया। उसने 40 साल पढ़ के सोच के जो लिखा आपने एक दिन में पढ़ लिया। तो हमारी शारीरिक आयु जैसे मेरी 50 साल है, हमारी सांस्कृतिक आयु 5 लाख साल है हम सबकी। पिछले 5 लाख साल में इंसान ने जो जो सीखा, शिफ्ट करता गया, ट्रांसफ़र करता गया, वो सब हमें मिल गया, मुफ्त में मिल गया। और जिसने हर साल 100 किताब पढ़ ली हैं, सुन ली, 40 मान लें एक को, तो हर साल 4000 साल का हो रहा है वो आदमी, विजडम में, समझदारी में। तो किताब सुनिए, पढ़िए, समरी पढ़िए। विकास सर, आपने सबसे पहले कहा कि हमको बच्चों में खुशी ढूंढनी चाहिए जी, हर चीज के अंदर में खुशी होनी चाहिए। आज का बच्चा अपने दुखों से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुखों से दुखी है। कंपटीशन में मेरे पास मारुति है, तकलीफ नहीं है, उसके पास में ओडी है, तो वो अपनी मारुति छोटी लगती है।
अपने पास साधारण पेन है, उसके पास बहुत ब्रांडेड पेन है, तो उसको खुशी कैसे दी जाए? कहाँ उसको सेटिस्फाई किया जाए कि वो अपने दुख, कोई दुख नहीं है, अपना दुख नहीं है, लेकिन दूसरों का जो ज़्यादा सुख है वो उसके दुखों का कारण बन रहा है, इसलिए वो खुश नहीं है। और हमेशा आदमी भविष्य के लिए सोचता है, भविष्य आता है पता नहीं, वर्तमान भविष्य के लिए खो देता है, और भविष्य आता कब है यह पता नहीं। 80 साल में भी वो भविष्य के लिए काम कर रहा है, वो भविष्य कब आएगा उसमें इंसान फंसा हुआ है। इसके बारे में आपका क्या चिंतन है? सर, पहली जो बात है, दो बातें हैं। पहली बात आपने कहा कि आज के बच्चे लास्ट दूसरों के सुख से दुखी हैं। दरअसल ये बात जितनी बच्चों पर लागू होती है उतनी हम पे भी लागू होती है। ये बात तो हर पीढ़ी के लिए है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे ही दूसरों के सुखों से दुखी हैं, हम लोग भी होते हैं। पर बच्चे गहराई में समझ नहीं पाते क्योंकि वो छोटे हैं, उनका भी विचार करने का कौशल उतना नहीं है। 30-35 की उम्र के बाद धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि जो है उसमें खुश होना सीखो, हर चीज़ नहीं मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को समय दीजिए, समय आएगा तो इन बातों को समझेंगे कि हर चीज़ जीवन में नहीं मिलती है। और इसका तरीका जो अच्छा होता है वो ये, आपके समाज में उतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि धन की उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन परिवारों में होती है उनका तरीका ये होता है कि मान लीजिए आपका बच्चा कहे कि मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए, और फादर की इनकम बेचारे की महीने की 50,000, 60,000, 70,000 रुपये है, एप्पल का फ़ोन कैसे दे? तो 2-3 तरीके हैं। पहला ये कि डांट के भगा दे उसको, दूसरा ये कि पैसा उधार लेके एप्पल का फ़ोन दे। ये दोनों तरीके गलत हैं। तीसरा तरीका ये कि उसको बिठाए साथ में और बोले कि देख बेटा, ये है मेरी सैलरी 70,000 रुपये, ठीक, ये आया पैसा, इसमें टैक्स लग गया 7,000 रुपये, 63,000 रुपये हैं, बैंक का लोन है 11,000 रुपये, अब बचे 54,000 रुपये, 52,000 रुपये, घर का खर्चा ये है, तुम्हारे स्कूल की फीस ये है, तुम्हारी बहन की स्कूल की फीस ये है, कपड़ों का खर्चा इतना है, बिजली का इतना है, पानी का इतना है, इतना बचा है, इतना पैसा खर्च करता हूँ म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में, ताकि जब तुम बड़े हो और तुम्हें अपनी फैक्ट्री लगानी हो तो उसके पैसे इकट्ठे हो सके। अब तुम ये बताओ कि इनमें से कौन सा खर्चा काट के तुम एप्पल का फ़ोन दिलवाऊं? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि वो खुद मना कर देगा कि पापा मत दिलवाइए। समझाने की बात भी तो है ना, केवल डांटने से या मना करने से क्या बात बनेगी? हाँ, लेकिन ये उदाहरण आप पे लागू नहीं हो रहा होगा क्योंकि so we have to wrap it up. So Good evening, sir. My name is Sonali Jain and I'm an educationist. First and foremost, हम सबको पेरेंटिंग के बारे में बहुत वन ऑन एक्सपीरियंस है, पर फिर भी आपके सारे जो डिलीवरी है, आपकी जो एड्रेस है, उससे हम सबको रिचार्ज हुए हैं, उसके लिए धन्यवाद. I just want to bring to everybody's notice a little bit more serious topic which I as an educationist also face, and that is the aggravation of depression, anxiety and even suicide in the students. तो ये जो हम स्पेशली अगर यूपीएससी का नाम सुनते हैं और कोटा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आईपीएस आईएएस से ख्याल तो आते ही हैं, एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ दैट. बट सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ना केवल वहाँ, यहाँ दिल्ली में भी, बड़े शहरों में भी, छोटे शहरों में भी. सो इसका क्या कारण है? इज़ इट बिकॉज द चिल्ड्रन ऑफ टुडे, द जनरेशन ऑफ टुडे इज़ लेस रेजिलिएंट, उनमें सहनशीलता की कमी है, या हम पेरेंट्स की कमी है कि हमें इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन उनको देते हैं और उन्हें एज आपने कहा स्ट्रगल से गुजरने नहीं देते, या फिर हमारा जो समाज है वो अभी भी पिछड़े हुए समाजों में ही है जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की पोजीशन आ गई है, जहाँ लाखों करोड़ों सीट्स लोग हैं लेकिन सीट्स खाली 100 या 200 अवेलेबल है. So what is your take on it, and how can we get rid of the situation or at least bring it into control as parents? Thank you. सुसाइड क्यों होता है, इसका जवाब कुछ लोगों ने बहुत रिसर्च करके दिया हुआ है, मैं उसी को थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ. आपने कहा कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछड़े हुए समाजों में सुसाइड्स नहीं होते हैं. आप किसी ट्राइबल सोसाइटी में सुसाइड कभी नहीं सुनेंगे. यहाँ तक कि अगर आप सुसाइड को स्टडी करेंगी तो आप पाएंगे कि जैन समाज में बाकी समाजों की तुलना में कम सुसाइड्स होते होंगे. इसके साथ साथ मुस्लिम्स में काफ़ी कम होते होंगे. एक मैक्स वेबर नाम के बहुत प्रसिद्ध सोशोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने स्टडी किया, एमाइल डर्कहाइम ने किया,
26,000 सुसाइड केसेस को स्टडी किया निष्कर्ष निकालने के लिए कि सुसाइड क्यों होता है। और इंटरेस्टिंग बात है, जो जजमेंट था उसमें एक ये था कि दबाव रहे तो सुसाइड कम होता है, ना रहे तो ज़्यादा होता है। जो फैमिली में है, बेशक फैमिली ठीक ना हो तो सुसाइड होने की संभावना कम है, अकेला है तो ज़्यादा है, प्रोटेस्टेंट है तो ज़्यादा संभावना है, कैथोलिक है तो कम संभावना है। ऐसे कई उन्होंने रिजल्ट्स निकाले। तो ज़्यादा क्यों होते हैं सुसाइड? इसकी बड़ी वजह यह है कि जब बच्चे अपने घरों से दूर होते हैं, परिवार से इमोशनल बॉन्डिंग उतनी नहीं होती है, अच्छे दोस्त नहीं होते, कंपटीशन ज़्यादा है, जिसकी दुनिया में रिश्ते नहीं हैं, जिसकी दुनिया में अच्छे दोस्त दो चार नहीं हैं, जिसकी अपने पेरेंट्स के साथ अनकंडीशनल बॉन्डिंग नहीं है, वहाँ ये खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि माँ बाप की भूमिका क्या है। उनमें से एक को, आमतौर पे माँ को अनकंडीशनल लव देना चाहिए और एक को, आमतौर पे पिता को, कंडीशनल लव देना चाहिए। कंडीशनल लव का मतलब है रिस्ट्रिक्शन के साथ कि बेटा ये करोगे तो प्यार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। बच्चा कुछ कर दे तो उसको प्यार किया, शाबाशी दी, सब कुछ दिया, ताकि बच्चे को ये आदत हो कि सब चीज़ें मुफ्त में नहीं है, मुझे भी कुछ परफॉर्म करना होगा। और माँ की तरफ से उसको ये भरोसा हो कि कुछ भी बिगड़ जाए ये तो है ही मेरे साथ। तो एक अनकंडीशनल लव, ताकि कुछ भी दिक्कत आ जाए तो उसको पता है कि एक सहारा है, और दूसरा व्यक्ति हल्का हल्का तनाव देता रहे, स्ट्रगल देता रहे, ताकि बच्चा आगे भी तो बढ़े। दोनों काम करने हैं। मैं दावे से कह रहा हूं कि जिन घरों में बच्चे और माँ बाप ठीक से बात कर लेते हैं वहां सुसाइड नहीं होते। जिस बच्चे के साथ दो बढ़िया दोस्त हैं वहां सुसाइड कभी नहीं होगा। एक वीडियो कोरोना में बहुत पॉपुलर हुआ था, आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप पे। मैं चाहता हूं कि कभी ऐसा मेरे परिवार में हो, हालांकि चांस कम लग रहा है मुझे। क्या वीडियो है? एक सिख फैमिली है, पिता बीमार है, बिस्तर पे लेटा हुआ है हॉस्पिटल में। उसको खुश करने के लिए उसकी बेटी, बेटा, पत्नी और माँ डांस कर रहे हैं म्यूजिक पे। और मैं सोच रहा हूं कितना सुंदर परिवार है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, उसकी बेटी, बेटा, पत्नी और उसकी माँ जिसकी उम्र 80 साल के आसपास है, वो सब भंगड़ा डांस कर रहे हैं ताकि वो बेड पे लेटे लेटे खुश हो, और वो हंस रहे साथ साथ। इतनी अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग किसी परिवार में होगी ना तो सुसाइड नहीं होगा। तो मैं आपसे जो कहना चाहूंगा, हमारे बच्चे ऐसा ना करें। सिंपल तरीका है, दिन में एक बार बच्चे से प्यार से बात करनी है, उसकी हर बात को सुन लेना है। अगर आपका बच्चा अपनी खराब से खराब बात आपको बता पा रहा है और आप बिना जजमेंटल हुए कह पा रहे हैं बेटा इस उम्र में होता है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं, हमारे साथ भी हुआ था, ठीक हो जाता है, डरना मत, हम तो है ही ना साथ में, चिंता मत करना, कभी कुछ नहीं होगा।